हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के थर्ड पार्ट के साथ तैयार हैं। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या क्या होता है। उससे पहले आप लोग फर्स्ट सेकंड पार्ट इसका देख लेना, हाँ, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, हाँ, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन की हमने बात कर ली थी लास्ट लेक्चर में, सेकंड पार्ट में, कि लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टॉपिक है आपके नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसको जरा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। पहले कंजर्वेशन का मतलब समझते हैं कि कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज का संरक्षण। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एसएसटी में पढ़ते हैं ना, किसी भी चीज का कंजर्वेशन। यहाँ पे कंजर्वेशन मोमेंटम का हो रहा है। यार, अब मोमेंटम की रक्षा कैसे करें, है ना, इसका तो लॉजिक ही समझ नहीं आया। हाँ, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आपका मतलब है कि आपका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही आपका फाइनल मोमेंटम भी होगा। आपका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम में भी होगा। बोलोगे फिर भैया यहाँ पे कंजर्वेशन क्यों बोला गया है। देखो, मान लो मैं बात कर रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की, कि आपको फॉरेस्ट को बचाना है। तो पहले मान लो जंगल में 100 पेड़ थे, तो अगर अब भी उसमें 100 पेड़ हैं तो हमने फॉरेस्ट को बर्बाद होने से बचा लिया ना, कंजर्व किया उसको। तो आपका इनिशियल पेड़ फाइनल पेड़ के बराबर है, तो पेड़ों का क्या हो रहा है, कंजर्वेशन। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम जो स्टार्टिंग में है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, तो अपना काम हो जाएगा। बट इसकी एक कंडीशन है, पता क्या, अब्सेंस ऑफ, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कि आपकी एक्सटर्नल फोर्स उसमें कुछ भी नहीं लगना चाहिए। अब आपकी उसमें एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि याद रखना, क्योंकि जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन काम करती है हमारे ऊपर, और फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल फोर्स है। तो यहाँ पे आपकी फ्रिक्शन भी क्या होनी चाहिए, जीरो, और आप भी कोई फोर्स नहीं लगाओगे, ठीक है। तो आपका अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जब भी होगा, इन अब्सेंस ऑफ, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। चलो हम इसकी इक्वेशन प्रूफ करते हैं। बट ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो अभी बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के बारे में कि क्या क्या होता है। तो चलो इक्वेशन प्रूफ करते हैं हम लोग अपनी। बट एक्चुअली में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका सिर्फ इतना था। बट इसके एप्लीकेशन अगर देखी जाए तो एक इक्वेशन है जो प्रूफ करके आती है, वो देखो क्या यार, बड़ी सिंपल है। देखो, जैसे मान लो आपका कोई बॉल है, ये आपकी दूसरी बॉल है, ठीक है। ये इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। ये जा रही है u1 वेलोसिटी से, ये जा रही है आपकी u2 वेलोसिटी से। कुछ टाइम बाद ये टकरा गए एक दूसरे से। ये एक दूसरे से क्या हो गए, टकरा गए। ये टकराएंगे कब, जब u1 आपका बड़ा है u2 से। खुद सोचो, अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई इससे, तो ये कुछ टाइम बाद इसको पकड़ लेगा ना, पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा, दोनों इस तरफ मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, पकड़ लेगा। तो ये हो गया बिफोर कॉलिजन। कॉलिजन से पहले, कॉलिजन का मतलब है टकराने से पहले, कॉलिजन का मतलब टकराना, बिफोर मतलब पहले। फिर यहां बात कर लो, ये दोनों कुछ टाइम बाद टकरा गए, टकरा गए, है ना। तो इसको मैं बोलूंगा ड्यूरिंग कॉलिजन, ठीक है। इसका ए नाम दे दो, इसका नाम बी दे दो, ड्यूरिंग कॉलिजन। अब इसके बाद अगर बात किया जाए तो यहां पे क्या होगा आपका, आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन के बाद क्या होगा यार, देखो, कॉलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी कुछ अलग अलग होगी कि नहीं होगी। हाँ, तो इसका ए नाम है, इसका नाम बी है, तो मैं मान लेता हूं इसकी वेलोसिटी आपकी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। क्लियर है। अब पहली बॉडी का, इसका भी नाम ए और बी कर लो, ठीक है। पहली बॉडी का मैं जो मास है वो m1 मान लेता हूं। पहली बॉडी का जो मास है m1, दूसरी बॉडी का मास मान लो m2। मास तो चेंज नहीं होगा, तो मास तो आपका यहां पर भी वही रहेगा। तो इस कंडीशन को रियल में हम स्टडी करने वाले हैं। वहां देख लो, दो बॉल है ना, पहले ये थी, फिर टकरा गई, टकराने के बाद फिर अलग अलग हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगे। जैसे मान लो आप रोड पे भाग रहे हो, हाँ, आपके पीछे कोई आपको पकड़ने के लिए भाग रहा है, आपसे वो टकरा गया, तो टकराने के बाद ऐसे थोड़ी वो चिपका रहेगा, कुछ टाइम बाद अलग हो जाएगा ना। तो वही है, टकरा के दोनों अलग अलग गिर जाते हैं। जैसे रोड पे एक्सीडेंट होते हैं कार में, तो पहले अलग होती हैं, फिर टकराने के बाद फिर से एकदम, मतलब रिएक्शन से एकदम दूर दूर हो जाते कि नहीं हो जाते। तो वही कंडीशन है। हाँ, चलो इसके बारे में पता करते हैं। तो अभी आप सिर्फ पहली बॉल को देखो,
पहली बॉल को। हाँ, तो देखो पहली बॉल को अगर देखा जाए तो आप क्या बोलोगे कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ पहली बॉल 1 लिख दिया इसमें, ठीक है। ये पहली बॉल के बारे में बात कर रहे हैं ना, या आप बोल दो मास ऑफ मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉल, पहली बॉल ए बॉल है, क्या होगा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टी होता है कि नहीं होता। तो यहां से अगर आप एक्सीलरेशन लिखो तो यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है v1, इनिशियल वेलोसिटी u1, तो v1 माइनस u1 मान लो t टाइम लगा इसको, ठीक है। अब एक्सीलरेशन सिमिलरली आप b के लिए निकाल लो, तो इसका v2 है, इनिशियल u2 है, तो v2 माइनस u2 अपॉन में t। देखो टाइम सेम क्यों लिया है, एक बात बताओ, अगर दोनों टकरा रहे हैं तो दोनों को टाइम तो बराबर ही लगेगा, ऐसा तो है नहीं इसने टकराने में 4 सेकंड लिए, इसने टकराने में 5 सेकंड लिए, ऐसा तो नहीं होगा, टकराएंगे तो दोनों बराबर टाइम के लिए ही, तो टाइम की वैल्यू आपकी दोनों केसेस में क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो अब यहां से हमें चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते इसका क्या होगा। देखो ये तो एक्सीलरेशन निकल गया दोनों का। अब हमें पता है न्यूटन के थर्ड लॉ से, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कि आपका जो एफ ए बी है वो एफ बी ए के बराबर रहेगा बट नेगेटिव साइन के साथ। क्या ये चीज हमने पढ़ी थी न्यूटन के थर्ड लॉ में, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कोई दिक्कत। अब एफ ए बी आप जानते हो क्या होगा, ये अगर मैं ए के लिए बात कर रहा हूं, ए ने जो बी पे लगाया, तो एफ ए बी में आपका मास क्या आ जाएगा m1, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, प्रूफ करा था ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पहले के लिए हम बात कर रहे हैं तो मास आपका m1 आ जाएगा, एक्सीलरेशन आपका क्या आ जाएगा ये a वाला, क्योंकि a ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हो, ठीक है। इसके इक्वल में क्या होगा सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए मास 2 आ गया, एक्सीलरेशन क्या आ गया आपका a b, और ये नेगेटिव साइन भी तो रहेगा, कोई दिक्कत है ना। तो चलो अब आगे बात करते हैं इसमें, अब बस वैल्यू पुट करनी है, एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको पता है a की v1 माइनस u1 अपॉन में t, हाँ, इज इक्वल टू माइनस m2, av की वैल्यू कितनी आ जाएगी v2 माइनस u2 अपॉन में t से t कैंसिल आउट, है ना। अब देखो क्या होगा, यहां से m1 v1 इसकी मल्टीप्लाई इससे करो माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 की मल्टीप्लाई v2 से करोगे तो माइनस m2 v2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस m2 u2, है ना। अब एक काम करो, इसको ना इस साइड ले जाओ और v वाले सारे एक साइड कर लो और इनिशियल वाले सारे एक साइड कर दो, फाइनल एक साइड इनिशियल एक साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा m1 v1 m2 v2 इधर माइनस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में, तो m2 v2 इज इक्वल टू ये m1 u1 इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में, तो m2 u2 का ऐसा ही, इसको हम जनरली लिखते हैं इस फॉर्म में है m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। हमने कुछ नहीं करा, इसको बस उल्टा करके लिख दिया है। यहां से अगर एक चीज कंक्लूड करो आप, कंक्लूजन अगर निकाला जाए, ये रियल में आपकी यही इक्वेशन है जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। इसी इक्वेशन का आपका आगे यूज होने वाला है ना। अगर यहाँ पे इसकी हम बात करें तो क्या क्या आपको यहां से पता चला, देखो कि क्या ये आपका पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, क्या बताया था मोमेंटम, पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, तो p इनिशियल फर्स्ट बॉडी का, कोई दिक्कत, प्लस ये p इनिशियल है लेकिन सेकंड बॉडी का, क्योंकि दो 2 आ रहा है v वाले का, इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल होगा, तो p इनिशियल सेकंड बॉडी का इज इक्वल टू, क्या ये p फाइनल है फर्स्ट बॉडी का, है ना, p फाइनल क्या है फर्स्ट बॉडी का, तो p फाइनल फर्स्ट बॉडी का, हाँ, प्लस p फाइनल सेकंड बॉडी का, देखो यहाँ पे टोटल सेकंड के बारे में आ रहा है, हाँ। तो देखो इनिशियल मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इनिशियल मोमेंटम होगा टोटल, इन दोनों को मिला दिया जाए तो मिलेगा तो फाइनल मोमेंटम ही, क्योंकि दोनों की वैल्यू फाइनल वाली है, तो p फाइनल, क्या यहाँ से हमारी वो वाली इक्वेशन प्रूफ हो गई जो अभी हमने बताया था आपको कि इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल मोमेंटम के बराबर होती है, बट ध्यान रखना इन अब्सेंस ऑफ आपका एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जहां पे जीरो होगा वहां पे आपका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा।
अभी हमने ये चीज पढ़ी थी ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, उसी चीज का हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे भैया हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए थे कि चलो पहले नोट कर लो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा ना, चलो अब आगे बात करते हैं। अब इसी में मान लो यार 3 ऑब्जेक्ट एक बार में टकरा जाएं, तब क्या होगा, तब क्या उसके लिए वैलिड होगी ये इक्वेशन हमारी? हाँ देखो उसके लिए क्या होगा आपका कि जैसे कि आपकी मान लो 3 बॉडी आ गई, तो आप यहाँ पे इक्वेशन पता क्या करोगे, कुछ नहीं है यार, m1u1 प्लस m2u2 प्लस m3u3 अभी आ जाएगा इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। मतलब जितनी बॉडी आए ना उतने को आप जोड़ते चले जाओ, 4 आ जाए तो यहाँ पे m4u4 एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, 5 आ जाए तो सेम 6 7 8 n के लिए भी निकाल सकते हो, जितने को चाहो आप उतने की निकाल सकते हो। बट मोस्टली जो आपके सिलेबस में यूज होना है वो आपकी सिर्फ 2 बॉडी का कॉलिजन यूज होना है। ठीक है, तो आपकी नॉर्मल ये वाली इक्वेशन क्या है, सब पे वैलिड रहेगी। बट अगर आपको इन्फिनाइट के लिए निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, ये सब पे वैलिड है, बट रिमेंबर इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। चलो बात करते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल क्या क्या आ सकते हैं। एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक है, चलो इसमें बच्चे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं वो रहते हैं बुलेट वाले न्यूमेरिकल पे, उसकी बात कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कि बुलेट वाले न्यूमेरिकल पे मान लो ये आपकी गन है, ठीक है, ये आपकी बुलेट है, हाँ इसका मास मैं मान लेता हूं कुछ भी है, इसका मान लो 2 kg मान लिया मैंने। ठीक है, इसका मैंने मान लिया कि 100 ग्राम है आपकी। ठीक है, 100 ग्राम। ठीक है, ये एक काम करो यार, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ना, सबको एक ही चीज में ले लो, इसको ले लो आप 10 किलो की ले लो, बुलेट को ले लो 1 kg। पॉसिबल तो नहीं है फिर भी मानने हो क्या जा रहा है, कुछ भी मान लो, है ना। तो दोनों स्टार्टिंग में रेस्ट पे थे। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जब मतलब आपको दिया गया ये आपका, जब ये बुलेट शूट हो गई उस टाइम पे बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी है। अब मुझे पता है इक्वेशन m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। क्लियर ना। अब मास आपका पहले ऑब्जेक्ट का क्या है 10 kg। ठीक है, इनिशियली क्या गन आपकी रेस्ट पे है, हाँ भैया ठीक है रेस्ट पे है। m2 कितना है 1 kg, हाँ 1 kg ना, यूनिट तो लिखना नहीं, इनटू आपकी बुलेट भी इनिशियली रेस्ट पे ही होगी, है ना, तो आपका इसका भी 0 हो गया। m1v1 यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आता है। देखो एक बात बताओ, जो मैंने ये प्रूफ किया था, ये क्वेश्चन अभी किसके लिए प्रूफ किया था, ये टकराने के बाद पहले इनकी डायरेक्शन ऐसे थी, दोनों बॉल इधर जा रही थी, टकराने के बाद भी दोनों इधर ही जा रही थी। बट इस केस में थोड़ा सा उल्टा है। इस केस में क्या है, टकराने के बाद आपकी गन जो है वो पीछे जाएगी, गन किस में जाएगी, पीछे जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो पीछे का साइन है अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन कंसीडर करना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कोई कंसेप्ट नहीं है, नेगेटिव साइन आपको कंसीडर करना है। ठीक है, तो अगर आप नहीं भी करते हो ना तो आपको मान लो गन की वेलोसिटी आपको निकालने के दे दिया जाए, गन की वेलोसिटी, हाँ तो वो अपने आप माइनस में आ जाएगी। अभी देखो हम प्रूफ करके दिखाएंगे इस चीज को। हाँ तो m1v1 इसकी मास मान लो 10, वेलोसिटी आपको मान लो इसकी तो दी जाएगी एटलीस्ट मान लो 4 मीटर पर सेकंड आपको दे दी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, बट इसको लेना किस में है, माइनस में, क्योंकि ये जाएगी पीछे की साइड। ठीक है, बुलेट इधर, गन आपकी पीछे। खुद सोचो ना, आप जब गन से कोई भी चीज फायर करोगे तो आपकी बुलेट इधर जा रही है, गन इधर जाती है ना, इधर। ऐसा तो नहीं होता गन के साथ बुलेट, मतलब बुलेट के साथ गन भी इधर ही निकल ली, ऐसा तो नहीं होता ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। -4 प्लस m2 आपको पता है 1 kg है, और v2 आपको क्या है निकालना है। सिंपल देखो, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 10 इंटू -4 -40 इज इक्वल मतलब प्लस v2, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो v2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड, प्लस में आ रही है, आनी भी चाहिए यार, क्योंकि बुलेट तो आपकी इधर ही जा रही है ना। बट गन की आपकी नेगेटिव आनी चाहिए थी, हाँ बट गन की तो आपको गिफ्ट दे रखी थी। ठीक है, न्यूमेरिकल आ गया ना समझ में। अब मान लो इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, हाँ आपको बोल दिया जाए कि आपका जो वेलोसिटी है ये आपको गिवन है 40, आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट गिवन है, आपको बोला जाएगा ये वेलोसिटी निकालो गन की, वेलोसिटी ऑफ गन निकालो। तो देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे ही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि आपका जो मास है इसका 10 ही रहना है,
v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस बार तो गिवन ही नहीं है तो इसको vg ही मान लो, प्लस m2 कितना है 1 kg, हाँ 1 kg, v2 कितना है 40, क्लियर। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या होगा आपका, देखो हाँ ये तो पूरा जीरो ही हो जाना है, फिर से 0 इज इक्वल टू 10 vg प्लस 40। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो -40 अपॉन में 10 इज इक्वल टू vg, तो इधर क्या 10 उसके बाद डिवाइड में, तो इससे ये कटेगा तो vg की वैल्यू आप ही क्या आ गई, देखो अपने आप माइनस आ गई कि नहीं आ गई, हाँ। तो यहाँ पे हमने इसके दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए ना, इसी तरीके से आपको इसके बाकी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर लेते हैं, जो लास्ट लेक्चर हमने बोला था ना कि सेकंड लॉ ही आपका सबसे मेन लॉ है, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों उसी से प्रूफ होते हैं। चलो उसकी बात करते हैं। तो ये समझ में आई गया होगा न्यूमेरिकल, है ना, बड़े इजी न्यूमेरिकल होते हैं यार, सीधी सी बस इक्वेशन पुट करना है, बस सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो चलो इसमें बात करते हैं फिर आगे कि सेकंड लॉ से सारे लॉ कैसे प्रूफ होते हैं। पहले बात कर लो कि फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, कि सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ कैसे प्रूव होता है। आपके एनसीईआरटी वगैरह में सब में क्वेश्चन भी लिखे होते हैं ना कि आप फर्स्ट लॉ मतलब सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को प्रूव करो। देखो सेकंड लॉ आपका क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यही कहता है ना। मान लो कि फोर्स की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूं, मान लिया थोड़ी देर के लिए, किसी पे मैं फोर्स लगा ही नहीं रहा हूं, मान लो अप्लाइड फोर्स 0 है, तो क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं मास इनटू एक्सीलरेशन 0 होगा, क्योंकि ये तो होता है फोर्स के बराबर, फोर्स तो 0 है। अब एक बात बताओ, किसी ऑब्जेक्ट का क्या मास कभी 0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता यार। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है 0, मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट कितना है 0, और मास कभी 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा एक्सीलरेशन, क्योंकि मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0 है आपके पास, मास 0 हो नहीं सकता तो एक्सीलरेशन को ही 0 होना पड़ेगा। अब एक्सीलरेशन 0 आपका दो केस में हो सकता है, या तो आपकी बॉडी किस में हो रेस्ट में हो, या कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो। अब देखो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में 0 कैसे होगा, देखो अगर आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो रेस्ट में तो आपको पता है कोई भी चीज अगर रुकी हुई है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा 0। कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं, आपको फॉर्मूला पता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन में t होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही ना, तो u इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका v, तो ये दोनों अगर इक्वल है तो v माइनस u कितना हो जाएगा 0, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0 अपॉन t इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी कांस्टेंट पे भी आपका एक्सीलरेशन 0 होगा। एक्सीलरेशन 0 जब भी होगा अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है, तो मूव ही नहीं कर रही तो एक्सीलरेशन कैसे होगा, है ना। तो अब आप एक बात सोचो, आपका फर्स्ट लॉ क्या कहता था, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब देखो फोर्स की वैल्यू 0 है तो एक्सीलरेशन किस में है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट किस में है रेस्ट में, क्या ये मोशन में आएगा, बिना एक्सीलरेशन के बिना फोर्स लगाए, मतलब जब तक एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 है तब तक क्या ये मोशन में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा यार। एक्सीलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी तब ये जाके मोशन में आएगा, तो मतलब फोर्स की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या है आपका एक्सीलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर कुछ ना कुछ हो गई, मास 0 है नहीं, एक्सीलरेशन की भी कुछ वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई करिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, कुछ भी आए 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो वो फोर्स की वैल्यू हो गई। इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चला कि अगर आपका फोर्स की वैल्यू 0 नहीं है, अगर आपने फोर्स की वैल्यू कुछ लगा दी इसका मतलब उसमें एक्सीलरेशन आ जाएगा, अगर एक्सीलरेशन आ गया तो कि रेस्ट से मोशन में हो जाएगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाते ही स्टेट चेंज हो गई। अब यहां पे अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चल रहा है, हाँ अब आपने धक्का मार दिया उसको तो फोर्स लगा दी, अब वो तेज चलने चला जाएगा, उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंज आ गया, फिर भी एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब यहां से ये चीज प्रूफ होती है कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे 0 रखते हो तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। क्लियर ना, तो ये था आपका फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, ठीक है। चलो बात करते हैं कि सेकंड लॉ से थर्ड लॉ कैसे आया, सेकंड लॉ से थर्ड लॉ कैसे आया। हाँ
थर्ड लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। ठीक है, मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई दो बॉल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मोमेंटम मान लिया पी ए है, इसका मोमेंटम पी बी है। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। ठीक है, तो इसका अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करूं तो सेकंड लॉ मुझे क्या कहता है, सेकंड लॉ पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं। सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वो जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, तो फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। यहां पे इसके लिए लिखो क्या, सेम लाइन ए आ जाएगा दोनों में। ठीक है, सेम चीज इसके लिए लिखो तो एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीपी बी बाय डी टी। इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, हाँ, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन टू, तो आपका क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए प्लस एफ बी, दोनों ऐड हो गए, तो इस साइड के भी तो ऐड होंगे, हाँ, तो इस साइड ऐड करोगे तो क्या आएगा डीपी ए बाय डी टी प्लस डीपी बी बाय डी टी। कोई दिक्कत नहीं। यहां से डी बाई डी टी अगर मैं कॉमन ले लूं, हाँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, पी ए प्लस पी बी। अब एक बात बताओ, अभी हमने क्या बोला कि अगर आपकी किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो जो उसका इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा। ठीक है भाई, यहां बोला था। एक बात बताओ, अगर इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है तो उसमें चेंज कितना होगा, मतलब आपके पास पहले अगर 8 रुपए थे और अब भी 8 रुपए हैं तो चेंज कितना हुआ आपके पास पैसों में, कुछ भी चेंज नहीं हुआ यार, जीरो चेंज हुआ। जीरो चेंज हुआ कि नहीं, खुद सोचो, पहले 8 रुपए अब भी 8 रुपए, चेंज कितना हुआ, जीरो। तो यहां पे क्या मैं सेम चीज बोल सकता हूं कि आपका जो चेंज हो रहा है डी तो आपका चेंज दिखाता है, बताया था ना सेकंड पार्ट में कि डी आपका क्या दिखाता है, चेंज। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे एफ ए प्लस एफ बी बराबर कितना आ गया, जीरो। अब इसको अगर इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर माइनस एफ बी। क्या यही था हमारा थर्ड लॉ, यही था ना कि नेगेटिव साइन के साथ दोनों फोर्स बराबर होती हैं, है ना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट होता है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, है ना। तब तक मिलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक, हाँ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।